तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th के साइंस के जितने भी 2024 में आए हुए MCQs है वो सॉल्व करने वाले हैं। और सिर्फ हम सॉल्व नहीं करेंगे, यानी कि सिर्फ आंसर पे टिक नहीं करते जाना, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझते जाना है। और मैं बताता जाऊँगा कि NCERT में किस पेज से कहाँ से वो पूछा गया, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि NCERT कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CBSE के लिए। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं पहला MCQs। अच्छा, सबसे पहले जब भी MCQs आएगा ना, उसको पहचानो कि वो कौन से चैप्टर से। जैसे इसको देख के लग रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से है। ठीक है, अच्छा पहले कहानी देखो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयन रेजिस्टेंस उसकी कितनी है, रेजिस्टेंस दी हुई है और करंट दिया हुआ है। पूछा क्या उन्होंने, हीट और टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्योंकि हीट का आप फॉर्मूला देखते हो तो वो कितना होता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर और T। ठीक है, H किसके बराबर हो जाएगा, I स्क्वायर कितना, करंट कितना दिया है, करंट दिया है 5 एम्पियर, तो I स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर जब करोगे तो 5 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, और टाइम कितना दिया है 30 सेकेंड्स। आया समझ, तो H कितना आ जाएगा 25 इंटू 20 इंटू 30। ठीक है, अच्छा H किसके बराबर आ गया, 25 इंटू 2 कितना हुआ 50, तो 500 हो गए इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा 5 15,000 जूल। ठीक है, अच्छा जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, चाहे MCQs का कर रहे हो या क्वेश्चन का कर रहे हो, बस एक चीज़ ध्यान रखना, क्या उसकी ऐसा यूनिट सही दी गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ सेंटीमीटर में दी है उसको मीटर में चेंज करना है, कोई चीज़ आवर में या मिनट में दी है उसको सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। हालांकि हमारे पास जितने भी सूटेबल कंडीशन या जितने भी सूटेबल फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी की सारी एक ऐसा यूनिट में दी गई थी, इसलिए यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 1500 जूल। ठीक है, तो 1500 जूल कौन सा है, ये वाला पार्ट। हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा देखो, द एसिड प्रोड्यूस इन आवर स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन एंड द बेस यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड ड्यूरिंग इनडाइजेशन रिस्पेक्टिवली आर। अच्छा ये तक कौन से चैप्टर से, ये है तुम्हारे, हालांकि तुम डाइजेशन से ये सोचोगे कि ये वो आ गया हाउ, वो लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर से ना, उससे नहीं है, ये एसिड से मिला हुआ है। अब आप ना जब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें ना एक पार्ट होगा pH इन आवर डेली लाइफ, की pH की वैल्यू क्या है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। ठीक है, उसमें एक पार्ट होगा अलग से डाइजेशन वाले पार्ट में, तो वहां पे आपको लिखा होगा कि जब इनडाइजेशन होती है तब ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि एसिड प्लस बेस मिलके एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देती है। तो एसिड जब एक्सेस आ रहा है तो हमें बेस चाहिए। बेस क्या होता है वहां पे अच्छे से दिया होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, बट वहां पे फॉर्मूला नहीं दिया, वहां पे सिर्फ लिखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो फॉर्मूला कैसे होता है उसका, MgOH, क्योंकि देखो ना अगर इसको बेस होना है तो इसको OH आयन देने पड़ेंगे एक सोल्यूशन में, तो यहाँ पे OH आया तो ये एक बेस है। तो एसिड कौन सा रिलीज होता है जब हम खाते हैं, हमें पता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो होता है HCl। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां से लिया गया है, देख लेना, वो वाला पार्ट याद कर लेना। तो HCl और MgOH होना चाहिए, हाँ समझ, तो ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, zygote is formed by the fusion of male and female gamete. The number of chromosomes in zygote are, इसको समझाने का हमें बता दे तो कहाँ से लिया गया, फर्टिलाइजेशन है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जब आप फर्टिलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पे आपको पता चलेगा जब zygote फॉर्म होता है, ठीक है, उसमें 23 क्रोमोसोम्स मम्मी के गैमीट से आएंगे और 23 पापा के। तो जो ओवरऑल जो जाइगोट में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कितने होंगे 46, यानी 23 पेयर होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये ना। चलो फिर ये तो इजी है। ठीक है, अच्छा द पार्ट ऑफ विच इज ए सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अच्छा ये ना बड़ी खास चीज़ है, पता खास क्यों है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन उठाया गया ना वो आपकी उसी हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो फ्लावर वाला कॉन्सेप्ट है उसके वो साइड पे एक ना जर्मिनेशन लिखा होगा लास्ट पे, उसमें जब आप फ्लावर वाला करोगे तो वहाँ पे आराम से लिखा होगा, नीचे का बताया गया होगा कि जब ओव्यूल्स जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी तुम्हारी फ्रूट बन जाती है। ठीक है, उसके बाद जो ओव्यूल्स के अंदर जो सीड है उसमें कौन से वो
प्रॉपर्टीज आ जाती हैं वो आ जाती हैं ट्रेड वाली, यानी वो अगर उसमें अगर आप उसको कहीं बोओगे तो वो वैसे ही पौधा बना देगा, ठीक है। उसी के नीचे लिखा गया छोटी लाइन में कि ये जर्मिनेशन है, और जर्मिनेशन के साथ में उस पार्ट के साथ में एक डायग्राम छोटी सी बनाई गई है, उसमें लिखा आपको एक्चुअली वो एक्टिविटी भी है, आई थिंक लास्ट एक्टिविटी उस चैप्टर की, कि जब आप जो छोले होते हैं उनको जब आप 2 टुकड़ों में काटते हो, ठीक है, उसका जो पार्ट बनता है मतलब मान के चलो ये वाला पार्ट बना एक, और ये वाला पार्ट दूसरा बना, जो टुकड़े कर दिए, ठीक है, उसका एक ऊपर वाला पार्ट निकलता है, ठीक है, जो वो एक्टिविटी में था। अब जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्लम्यूल, ठीक है, और नीचे वाला जो थोड़ा सा नीचे साइड से व्हाइट व्हाइट निकलता है उसको कहते हैं रेडिकल। आज समझ। अब ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये होता है काइटोलेडन। आज समझ। अब जो काइटोलेडन होता है, ये होता है, ये जर्मिनेशन के बाद जो जर्मिनेट होना चाहिए। जर्मिनेट होता है क्या, जब सीड आप फेवरेबल कंडीशन में आप जमीन में डालोगे, एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो जर्मिनेट होकर पौधे में कन्वर्ट होता है, उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। उस दौरान जो फूड स्टोरिंग का काम करता है ना, या फूड का जो सोर्स बनता है किसी पौधे के लिए, किसी सीड के लिए, वो कौन होता है, काइटोलेडन। आज समझ। अच्छा, अब ये क्या है, क्योंकि आप नॉर्मली एमसीक्यूज खतरनाक क्यों होते हैं या फिर अच्छे क्यों होते हैं, क्योंकि हम ऑप्शंस देखते हैं ना, हमें लगता है कि एक ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, क्या पता अगले साल इन दोनों में से कोई पूछ ला जाए, हालांकि ये क्या ये भी बता दूंगा, ठीक है, एमसीक्यूज है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं प्लूम्यूल भी देख लेते हैं, ये क्या होता है। प्लूम्यूल होता है आपका जो शूट वाला पार्ट होगा, फ्यूचर शूट, मतलब फ्यूचर में जब उस सीड से शूट बनेगा वो कौन सा वाला पार्ट होगा, प्लम्यूल। आज समझ। अच्छा, रेडिकल क्या होगा, रेडिकल होगा उसका फ्यूचर रूट। अच्छा, आर से रेडिकल, आर से रूट याद रख लेना, यानी जब वो पौधे में आ जाएगा, जब वो पौधा बन जाएगा, तब जो उसका रूट निकलेगा वो कौन सा होगा, असल में उस टाइम पे कौन सा था, रेडिकल वाला। तो ये ऊपर वाला प्लम्यूल, फ्यूचर शूट। आज समझ। अच्छा, एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो पे जान लेते हैं। एम्ब्रियो एक्चुअली ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर जाइगोट डिवाइड होता है तो एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो ओवरी होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है कि द रिएक्शन इज, अच्छा कौन सी रिएक्शन है ये जो ऊपर हो रही है, ठीक है। इसमें अच्छा पहले ये देख लेते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, कि एक प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज होके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी जहां पे दो डिस्प्लेसमेंट होती है, जैसे ए बी प्लस सी डी मिला के सी ने ए को डिस्प्लेस किया, सी बी बना रहा है, प्लस डी बी बना रहा है, ठीक है। ए से बी और सी बनेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जब ए बी तुम्हारा रिएक्ट करता है सी के साथ और सी तुम्हारा डिस्प्लेस करता है ए को और बना देता है बी सी। आज समझ। और साथ में ए निकल जाएगा। तो कॉम्बिनेशन का कौन सी रिएक्शन होती है, जब ए प्लस बी मिक्स होके सी बनाएंगे, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे जो है एक एलिमेंट तुम्हारा दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। कौन से वाले को डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक तुम्हारा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा हो, खुद इसके साथ चिपक रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी एक्चुअली में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल नहीं होगी, सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगी। आज समझ। नेक्स्ट। अच्छा, ये ना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले एक्टिविटी से लिया गया, ठीक है। उस एक्टिविटी के नीचे पूरी लाइन में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है, और ये वाला एमसीक्यू हमने हर बार देखा कि कहीं ना कहीं आ ही जाता, चिपक जाता, ठीक है। इसमें बस एक ही चीज याद रखनी है, कहीं पे भी अल्कोहल और ग्लूकोज दिखे ना, सिंपल समझ लेना बल्ब ग्लो नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है, कहीं पे भी अल्कोहल और ग्लूकोज दिखे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो देखो कहाँ पे होगा। अच्छा, अल्कोहल ग्लूकोज दे दिया तो मतलब इस केस में बल्ब ग्लो नहीं होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी दिया है, इसने पूछा क्या, रुक जाओ एक सेकंड। 4 सॉल्यूशन दिया है, नेमली ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिल 4 स्प्रेड बाय करंट कनेक्टेड 1 by 1 in electric current with the bulb, which bulb will glow when current is अच्छा, कौन से वाले में
बल्ब ग्लो होगा, ठीक है। अच्छा मैंने कहा कि ग्लूकोज और जहाँ पे भी तुम्हें क्या दिखे अल्कोहल, उस वाले केस में बल्ब ग्लो नहीं होता। अच्छा यहाँ पे ग्लूकोज दिखा, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं होगा, यहाँ पे अल्कोहल आ गया, यहाँ पे भी बल्ब ग्लो नहीं होगा, यहाँ पे ग्लूकोज आ गया, यहाँ पे भी बल्ब ग्लो नहीं होगा, जहाँ पे ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं है वहाँ पे बल्ब ग्लो होगा। सिंपल है, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है, द मेटल विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट। अच्छा अब ये जो टॉपिक लिया है ये उन्होंने मेटल एंड नॉन मेटल से लिया है, ये तो दिख ही रहा है ऑब्वियसली, मेटल एंड नॉन मेटल से लिया, ठीक है। और जब आप वो करते हो ना एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स करते हो, तो उसमें अलग से एक पेज पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो कौन से एलिमेंट जो है वो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में दोनों में पाए जाते हैं, तो वो है कॉपर और हमारा सिल्वर। आज समझ बस ऐसे याद रखना, कंबाइंड और फ्री स्टेट में सिर्फ कॉपर और सिल्वर पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा कंबाइंड और फ्री स्टेट क्या होता है, कंबाइंड मतलब किसी के साथ किसी और के साथ बॉन्ड बना के, फ्री स्टेट मतलब कर ले, ठीक है नॉर्मली। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, द पार्ट ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अच्छा जब आप वही करते हो ना वो वाला पार्ट, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर की बात करते हो तो वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो पेटल होता है, पेटल मतलब फ्लावर पार्ट, आज समझ, जो पेटल होता है वो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट करता है, बीज को या इंसेक्ट्स को, ताकि तुम आओ। ऑब्वियस चीज़ है ना कि कलरफुल चीज़ों से हम वो नेक्चर करते हैं और फिर उसके बाद शहद बनाते हैं, ठीक है। तो वो वाला पार्ट अट्रैक्ट करे, कौन सा पार्ट, सिर्फ पेटल। सपल तो वो ग्रीन पार्ट हो गया, ये तो आता नहीं है। स्टिग्मा और स्टाइल तो वो फीमेल पार्ट है, तो वो तो उसका मतलब कोई केस है नहीं उसमें, सिर्फ और पेटल करेगा, उसको अट्रैक्ट करता है। तो वहाँ पे अलग से उन्होंने लिखा हुआ है, वहाँ पे एक बार पढ़ लेना आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे आराम से लिखा है कि पेटल जो करता है वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, जब एंथर मेल पार्ट से होके फीमेल पार्ट में जाए, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। पोलन ग्रेन जो एंथर बनाता है, सॉरी एंथर नहीं, एंथर जो पोलन ग्रेन बनाता है उसमें। अच्छा इन ह्यूमन बीइंग्स when the process of digestion is complete, the protein, carbohydrate and fat are respectively converted into। अच्छा ये मतलब जब डाइजेशन हो जाती है तो तुम्हारा प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, फैट किस में कन्वर्ट होता है, ये कहाँ पे देखोगे तुम, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में। आए समझ। अब वहाँ पे तुम लास्ट वाले पेज पे देखना, लास्ट मतलब कहाँ पे जो डाइजेशन है ना उसका जो नीचे वाला पार्ट है, दो पैराग्राफ को छोड़ के ऊपर वाले की लास्ट में, दो पैराग्राफ को छोड़ के उसके साथ में दो पैराग्राफ छोड़ देने, उसके साथ में लिखा होगा, वहां पे आराम से लिखा है, ये वाला पूरा पार्ट लिखा है। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। और फैट तुम्हारा किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड में, और उसके साथ साथ ग्लिसरॉल में। आज समझ। तो कौन सा ऑप्शन एमिनो एसिड है, एमिनो एमिनो, ठीक है। ग्लूकोज ग्लूकोज। अच्छा यहाँ पे सिर्फ फैटी है तो फैटी नहीं होगा, ग्लिसरॉल होगा, ग्लिसरॉल वहाँ पे लिखा हुआ है, अब चेक कर लेना, वहाँ पे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा है, द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। बेंजीन में कितने नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड होते हैं, कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर समझना चाहिए। स्ट्रक्चर समझने से पहले उसको फॉर्मूला दिया हुआ है हालांकि, C6H6। अच्छा स्ट्रक्चर समझते हैं, क्या होता है, 6 कार्बन अरेंज होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, यानी अगर यहाँ पे मैंने सिंगल लगा दिया तो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे सिंगल तो फिर इसकी बारी आ गई डबल बॉन्ड की, यहाँ पे सिंगल तो इसकी बारी आ गई डबल बॉन्ड की। आज समझ। फिर अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन तो यहाँ पे ही आएगा, एक इसमें, एक इस वाले में, एक इस वाले में, एक इस वाले में, एक इस वाले में, एक इस वाले में। अच्छा क्या कह रहा है, जो नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। अच्छा डबल बॉन्ड कितने होंगे यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कितने आ गए, 3। तो उन्होंने रेस्पेक्टिवली क्या क्या पूछा, सिंगल और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 3 आएंगे, 3 आएंगे। सिंगल बॉन्ड हालांकि देखो इस क्वेश्चन में पता कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन सिंगल सा फंडा है,
इन्होंने यहाँ पे कार्बन कार्बन में ही लिया है, ठीक है, हालांकि हाइड्रोजन वाले में नहीं लिया है, लेकिन अगर वो ज़्यादा बेटर बता देते कार्बन कार्बन के बीच तो अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मानो तो 1 2 3 सिंगल बॉन्ड भी 3 है और डबल बॉन्ड भी 3 ही है। आज समझ। चलो फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स विच कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का झड़ना, इज कॉल्ड, कौन सा होता है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। अच्छा, जब आप प्लांट हार्मोन्स पढ़ते हो आप दो टाइप के पढ़ते हो, एक ग्रोथ प्रमोटर हो गया, एक ग्रोथ इनहिबिटर हो गया। ग्रोथ प्रमोटर कौन से होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकिनिन और गिबरलिन। और इनहिबिटर कौन सा होता है, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। हालांकि इथाइलिन आपके सिलेबस में नहीं दिया बट वो भी करता है, ठीक है। वो उसका काम क्या होता है, रिपिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, उसमें मदद देता है, ठीक है। अब एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये पत्तों के झड़ने में मदद करता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन क्या करते हैं। अच्छा, ऑक्सिन कहाँ होता है, टिप पे होता है, टिप पे प्रेजेंट होता है। ये किसमें करता है, ग्रोथ को इंक्रीज करने में मदद देता है, ठीक है, हाइट बढ़ाने में। साइटोकिनिन, साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो होता है सेल, साइटो का मतलब है सेल, कैनिन मतलब डिवाइड करना। तो साइटोकिनिन क्या हो गया, सेल का डिवाइड करना या सेल का डिवाइड होना, बेसिक। अच्छा, गिबरलिन का काम क्या होता है, गिबरलिन मदद करता है जर्मिनेशन में, ये इंपॉर्टेंट है, जर्मिनेशन। बस में ये वाला पार्ट भी याद कर लेना, ये क्या है। अच्छा, सम वेस्ट आर गिवन बिलो, तो कुछ वेस्ट दिए हैं, इनमें से देखना है कि कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल आपको आता ही होगा। बायो मतलब जो वो सड़ वड़ गल जाए खुद ब खुद ही, ठीक है, नेचर में प्रेजेंट हो। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कभी लॉन्ग टर्म के लिए ना सड़े या गले। अच्छा, पहला गार्डन वेस्ट, नहीं ये तो बायोडिग्रेडेबल है। बॉल पॉइंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, पेन की थोड़ी ना वो निब जो रिफिल होती है, सॉरी हाँ, तो वो कभी वो नहीं होती, सड़ती गलती नहीं है। एम्प्टी मेडिकल, हाँ ये भी बोटल्स ऑफ, जो ग्लास की बोतल होती है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होगी। पील्स ऑफ फ्रूट्स, ये तो बायो वाले किचन वाला। ओल्ड कॉटन शर्ट, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये भी नहीं होता एक्चुअली में, ये भी बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि कॉटन जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। तो ओल्ड कॉटन शर्ट जो होती है जो वो हो जाती हैं, सड़ गल जाती हैं। आज समझ। तो अभी हम क्या करें, कौन से ऑप्शन को टिक करें जिसमें 2 और 3 वाला पार्ट हो, 2 3 2 3, ये वाला बी पार्ट इसका ठीक होगा। नेक्स्ट करते हैं ए रेक्टेंगुलर लूप ABCD, एक रेक्टेंगुलर लूप है ABCD कैरिंग ए करंट I करंट उसमें आता है। इसके अब एक ट्रिक बताता हूँ जो याद रखनी है, ठीक है। जब भी करंट सेम डायरेक्शन में जाए होता है, जब भी करंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जाए, तब तुम्हारी वायर्स क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। और जब भी करंट तुम्हारी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक ऊपर जाए एक नीचे, तब क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपल, ये इस तरफ जाएगा, सॉरी इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे देख लो क्या करेगा, सेम करंट ऊपर की तरफ, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। आ समझ। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट, अच्छा 14 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर इज ये एंड ये रेस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज इन ग्लास ये, देन द स्पीड ऑफ वाटर कितनी होगी। अच्छा, सबसे पहले लिखो इसके फॉर्मूले, जो जितने भी आते हैं नॉर्मली, पहले फॉर्मूला लिखना सीखो, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इतना स्पीड के हिसाब से दिया है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के हिसाब से, जो चलो तुम n मानते हो, u नहीं मानते ना, तो n के हिसाब से लेता हूँ। जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है, C/V, है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही आ गया। अब तुम्हें ग्लास की इतनी दी है 3/2 C/V, ये आ गई ग्लास के लिए। निकालना क्या है, लाइट की निकालनी है। अच्छा, अब लाइट के लिए कैसे करें, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, सेम यही फॉर्मूला, इसका यूज करो 4/3, ठीक है, इक्वल टू C/वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो इसमें इसकी क्या नीड थी, ये ऐसे दे दिया उन्होंने। अच्छा, इसमें नॉर्मल यही करना, तो VW कितना हो गया 3/4 × C,
अब c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो VW किसके बराबर आ गया, 3/4 इंटू 3 इंटू 10⁸। तो इसको काटो, कितना होगा ये, 3 3 से कितना हुआ 9, 9/4 इंटू 10⁸ है क्या ऑप्शन में, हाँ आ गया। आज समझ, तो ये वाला कहा, हालांकि इसका कोई ज़रूरत ही नहीं थी, पता नहीं क्यों दे दिया। आज ये वाला करना है। अब नेक्स्ट, when a beam of white light passes through a region having very fine dust particle, अच्छा ये है हमारा ह्यूमन आई के चैप्टर से। इसमें तुम एक वो देखना, जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखते हो उसमें एक इफेक्ट आता है, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट में पूरी कहानी पढ़ना टिंडल इफेक्ट की, क्योंकि उसी में आपको वो दिखता है ना कि उसी के नीचे जो होगा कि हमें आसमान ब्लू कलर का क्यों दिखता है, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में लिखा गया है कि जितने फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना, जो फाइन यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सिर्फ ब्लू लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा उन्होंने सिंपली रीज़न ये दिया है कि जितना पार्टिकल का साइज छोटा होगा वो उन वेव्स को या फिर उन लाइट्स को स्कैटर करेंगी जिनकी वेवलेंथ कम होगी। अब धीरे धीरे जब पार्टिकल्स का वो जो साइज बढ़ने लग जाता है तो वो हायर लेवल ऑफ वेवलेंथ वाली वेव्स को स्कैटर करने लग जाता है। अगर पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा तो फिर वहां से सारी लाइटें ट्रेवल होंगी तो व्हाइट लाइट में हो जाएगा, व्हाइट लाइट अब मिलेगी, आया समझ। तो ये चलता है। तो उसी में बहुत अच्छे से लिखा है कि जब एक फाइन पार्टिकल होता है ना, सिर्फ और सिर्फ वो ब्लू पार्टिकल्स, ब्लू रेज को ये स्कैटर कर सकता है, आया समझ। तो ये याद रखना कि साइज ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ बड़ी है तो छोटे पार्टिकल्स की वेवलेंथ से नहीं निकल सकता नॉर्मली। छोटे पार्टिकल्स से डायरेक्ट, हाँ सॉरी डायरेक्टली होगा, डायरेक्टली नहीं। अगर सिर्फ इतना याद हो, छोटे जो पार्टिकल है वो सिर्फ छोटी वेवलेंथ वाली रेस को स्कैटर करेंगे, हाँ समझ, नॉर्मल और कुछ नहीं है। टिंडल इफेक्ट पढ़ लेना, वहां पे आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट, 2 ml ऑफ सोडियम इज बैलेंस्ड देखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखनी है। तो नॉर्मली क्या करना है आपने, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन को मैच करना है। पहली चीज, या तो हाँ 2 चीजें होंगी, या तो आपको पहले से इक्वेशन याद हो वो बेटर हो जाएगा, लेकिन हम वैसे नहीं जा रहे, हम नॉर्मल कर रहे हैं। तो हम एमसीक्यूज के हिसाब से करते हैं नॉर्मली कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कैसे करना है, कि एमसीक्यूज को टैकल कैसे करना है। राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख दो। अच्छा, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इस साइड h कितने हैं, इस साइड h हैं 2, O है 3, ठीक है। इस साइड h कितना, 1 और 2, ये तो होगा ही नहीं, छोड़ो। यहाँ पे 2h, यहाँ पे 2h हो सकता है, इस बारे में बात करते हैं। HH, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। जिंक 1 है, जिंक 1 है, ठीक है। सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है। समझ, तो ऐसे देखना, सिर्फ एक पार्ट को पहले पकड़ो, वो ठीक होगा कि नहीं, फिर बाकी करते जाओ, नहीं होगा तो कट मारते जाओ, और क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। अच्छा, कौन इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है उसमें जो डिकम्पोजिशन का सोर्स है वो लाइट है। ये जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो ना, आपकी एक एक्टिविटी है, ठीक है। जब आप इसको रखते हो एल्युमिनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो तो ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये आपके ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, में यूज होता है। समझ, तो ये वाला याद रखना।
A metal and a non-metal that exist in a liquid state in the room temperature respectively. अच्छा जब भी आप मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ोगे ना, आप देखना जब वो प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आती है ना, तो जब नॉन मेटल की आप पढ़ोगे वहां पे उन्होंने सारा लिखा है। देखो मेटल जितने भी होते हैं वो नॉर्मली सॉलिड फेज में रहते हैं, लेकिन एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड फेज में रहता है। वो कौन सा है? जो रूम टेम्परेचर है, वो है मरकरी। और नॉन मेटल जो है वो नॉर्मली गैस की फॉर्म में रहते हैं या फिर सॉलिड की फॉर्म में रहते हैं, लेकिन एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो फिर किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में, वो है ब्रोमीन। यानी मेटल कौन सा होगा? मरकरी वाला। और नॉन मेटल कौन सा होगा? ब्रोमीन वाला। ठीक है, तो कौन सा होगा? ब्रोमीन एंड मरकरी। हाँ, यहाँ पे देखना कि जब आप पेपर दे रहे होगे ना, थोड़ी जल्दीबाजी में कोई ना कोई चीज हो जाती है। यहाँ पे जैसे ऑप्शन में दिया ब्रोमीन एंड मरकरी, और नीचे देखना थर्ड ऑप्शन मरकरी एंड ब्रोमीन। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे कोई नहीं, ऑप्शन गलत नहीं है। द वर्ड रिस्पेक्टिवली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या कि आपसे जिस हिसाब से, जिस सीक्वेंस में पूछा गया है ना, आप उसी सीक्वेंस में जवाब दो। उन्होंने पूछा कैसा कि पहला नॉन मेटल बताओ, दूसरा पहला मेटल बताओ, दूसरा नॉन मेटल बताओ। पहला मेटल क्या आएगा? मरकरी। तो मरकरी कौन से वाले में है? इस वाले में। और दूसरा नॉन मेटल ब्रोमीन। ठीक है, तो थोड़ा ये भी देख लेना, क्योंकि वहां पे जल्दबाजी में आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसा भी होता है क्या, बट ऐसा ही होता है, जो आपको भी पता है लेकिन तब नहीं पता चलता। तो ये वाला ध्यान रख लेना एक। ठीक है, मतलब कह सकते हैं ट्रिक वाला क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है, ट्रिक अच्छी यूज की उन्होंने। अच्छा, कार्बन कंपाउंड के बारे में बताया गया कि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। हर कोई नहीं होता गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कार्बन आपने देखा होगा, कार्बन में सिर्फ ग्रेफाइड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कार्बन नहीं है, तो इसलिए हम जाएंगे मेजोरिटी के साथ। ठीक है, तो वो क्या होता है? बैड, क्या बोला इसे? करेक्ट वाला ना, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। हाँ ठीक है। एंड 2 और 3 कहाँ पे है? बी पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ठीक होगा। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ अच्छा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है कि आपके पास भी जो कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड के जितने भी अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल मीन्स दाने, जैसे आप घर में नमक खाते हो, नमक के वो दाने निकलते हैं, उनको हम क्रिस्टल कहते हैं, लैटिस क्रिस्टल कहते हैं, तो वो तो अलग चीज़ है। फिर क्रिस्टल समझो। अब क्या होगा, उस क्रिस्टल में कुछ अमाउंट ऑफ पानी पहले से ही प्रेजेंट होता है। उन क्रिस्टल्स में जितने भी कंपाउंड के क्रिस्टल होते हैं, पहले से ही कुछ अमाउंट ऑफ पानी प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आज समझ। अब ये वाला आप मॉलिक्यूल कहां पे देखते हो? फर्स्ट चैप्टर में देखते हो। इसके अंदर कितना होता है? FeSO4.SH2O, यानी कि जो फेरस सल्फेट है ना, उसके एक क्रिस्टल में हमें 7 टाइम्स H2O वाटर मिलेगा, एक क्रिस्टल में। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट वाला है वो आप देखते हो कहां पे? एसिड बेस एंड सॉल्ट में, इसमें होता है 5 टाइम्स H2O। जो कैल्शियम सल्फेट है, अब यहाँ पे 2 टाइप की हो सकती है, या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस दे दे या तो जिप्सम दे दे, लेकिन हम फिलहाल दोनों लिख देते हैं। SO4 CaSO4 टाइम 2 टाइम्स H2O CaSO4 डॉट, क्योंकि इसके 2 प्रोडक्ट बनते हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, तो दोनों में से कोई एक पूछ लेगा। और ये आ गया सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 टाइम्स, सही है मेरा 10 टाइम्स H2O। इसको हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। बेसिक है। तो सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है? मैक्सिमम कहां है ना उन्होंने, तो यहां पे पाया जाता है। और ये वाला क्वेश्चन याद रख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूछते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खुद थोड़ी ना देंगे पानी। अब ये क्वेश्चन अगर 2024 का पेपर देखोगे ना, तो कहीं पे अगर एमसीक्यूज में नहीं आया तो क्वेश्चन के बीच में डाल दिया, बताओ इसमें कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आता रहता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है? ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक आर एम्फोटेरिक इन नेचर।
एम्फोटेरिक वाले चैप्टर जो है ना ऑक्साइड्स वाला, हम कहते हैं ना कि मेटल ऑक्साइड्स हमेशा थोड़े से बेसिक, मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर में, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक्स होते हैं नेचर में, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। लेकिन सिर्फ एल्युमिनियम और जिंक ही ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। एम्फोटेरिक मतलब जो बेस की तरह भी और एसिड की तरह भी रिएक्ट करे। आज समझ, यानी दो चेहरे हैं जिसके, एसिड भी और बेस भी, ये वाला याद रखना। इसलिए ये बात पूछा जाता है एमसीक्यूज में, जब भी एम्फोटेरिक आए ना दिमाग में एक ही चीज, या तो एल्युमिनियम ऑक्साइड या तो जिंक ऑक्साइड। अच्छा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 और जिंक का ZnO, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो ये दो चीजें, बाकी ये वाला भी याद रखें, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है नेचर में। अब है क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस, अच्छा रिडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहले चीज क्या करना है कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हम ना इन दोनों को ना दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं। पहला कि यहां पे क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। या तो ऑक्सीजन आए या फिर H2 जाए। हमने कहना यह किया कि वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है, या तो एडिशन ऑफ H2 हो यानी हाइड्रोजन आए, या फिर रिमूवल ऑफ O2 यानी या तो ऑक्सीजन जाए। तो ये दो तरीके हो गए इन दोनों चीजों को डिफाइन करने के। अब इसको क्या करना है, ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कहां पे हो रहा है, जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी, दोनों ही एक ही रिएक्शन में हो रहा है। उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सॉरी, रिडॉक्स रिएक्शन। आज समझते यहां पे क्या हो रहा है, देखो MnO2 था। अच्छा, ये इसने पूछा कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, HCl था, ठीक है। Mn तो Mn से MnCl2 बना, यानी क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, ऑक्सीजन हट गया ना इससे। जहां पे रिमूवल होगा वहां पे रिडक्शन होगी, यानी Mn की क्या हो रही है, MnO2 की क्या हो रही है यहाँ पे, रिडक्शन। ढूंढो 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 कहां पे रिडक्शन, Mn2 इज रिड्यूस्ड, बट अभी ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए था, Mn2 इज रिड्यूस्ड। ये तो ऑप्शन ही कटी है, तो सिंगल सिंगल ये तो कटी हो। अच्छा, फिर तो यही आ गया। आज समझ, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसमें दो चीजें हो रही हैं, ऑक्सीजन का ऐड होना हो रहा है। आज समझ, HCl वाले में क्या हो रहा है, या फिर इसको ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे, अच्छा H तो होगा नहीं, Cl के हिसाब से बोलेंगे हम, Cl क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइज होगा। क्यों, क्योंकि Cl के पास पहले क्या था, लेफ्ट हैंड साइड H था, H तो हमने हटा दिया, तो H जब हटेगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। बस समझ, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द सेक्स इज ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय मदर। ये तो है ही नहीं, फादर से होता है। हाँ, जब आप हेरिडिटी पढ़ते हो ना, हेरिडिटी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, वहां पे एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो बेबी का, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, इंसान होते हैं, उनमें जो बेबी का सेक्स होता है ना, वो कौन डिटरमाइन कर सकता है, वो है मेल्स, ठीक है। मेल्स मतलब फादर वाला पार्ट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मेल इज मोर देन फीमेल बॉयज। नहीं, ये तो कोई ऐसा कोई तो अच्छा है नहीं। द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइंड टाइम द ज़ाइगोट व्हेन मेल एंड, हाँ फ्यूज, हाँ तभी होता है, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन ठीक होंगे, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। क्योंकि बेबी का सेक्स तो तभी डिटरमाइन होगा जब मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स फॉर्म होंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, तभी होगा। तो कौन सा होगा, सेकंड एंड फोर्थ। अच्छा, बी पार्ट, इन द नर्व सेल्स द साइट वेयर द इलेक्ट्रिक इंपल्स इज कन्वर्टेड
इनटू ए केमिकल सिग्नल इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, क्योंकि नर्व सेल्स हम जब उसको न्यूरॉन की डायग्राम पढ़ते हैं, हमने देखा हुआ है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल तुम्हारा इसमें कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल्स में, तो वो पार्ट कौन सा होता है हमारा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये वाला पार्ट आ गया। एक्सोन तो बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है, डेंड्राइट टॉप वाला पार्ट होता है। सेल बॉडी तो तुम्हें पता है वो नॉर्मली बॉडी वाला पार्ट आ गया। हाँ समझ। अच्छा, द स्टोमेटा क्लोज व्हेन, जो प्लांट ये लाइफ प्रोसेस से लिया गया है, तो प्लांट का जो स्टोमेटा है वो कब क्लोज होता है, जब इट नीडेड कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं तब थोड़ी ना, इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होगी तो बंद कर देगा। और वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल, हाँ जब गार्ड सेल से पानी बाहर आने लग जाता है तो क्या करता है, वो खुद को ब्लॉक कर देता है ताकि पानी बाहर ना जाए। ठीक है, तो इसमें कौन से ऑप्शन होंगे, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन इसमें एक वो सीक्वेंस देख रहे हो, जब भी 1 2 वाले ऑप्शन आ रहे हैं तो बी वाला ऑप्शन ही ठीक होता है। अच्छा नेक्स्ट क्या आ गया, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस, ठीक है, शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट एन इमेज ऑफ सेम, अच्छा सेम साइज आ गया। तो सेम साइज कब बनता है, जब सी पे रखा जाए, ठीक है, सेंटर पे रखा जाए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस पे रखा जाए, यानी कि दिया गया पहला क्या दिया, बियॉन्ड फोकल लेंथ प्रिंसिपल, अच्छा ये है ना, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ट्वाइस होता है, तो ये वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। अच्छा, लेंस सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिना। ठीक है, रेटिना पे क्योंकि इमेज बनती है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है, बेसिक सर था। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलिनॉइड कैसा होता है, एक की तरह होता है। रीजन हम कहते हैं जो सोलिनॉइड है ना, वो और उसका जो बार मैग्नेट होता है, उनका बिहेवियर दोनों का सेम होता है। हम जो बार मैग्नेट पढ़ते हैं नॉर्मली, हम क्या कहते हैं कि नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ एंटर होती है, फिर अंदर से इनसाइड कह रहा है ना, इनसाइड कैसे चलता है, साउथ से निकल रही हो और नॉर्थ की तरफ जा रही हो, साउथ से निकल रही हो नॉर्थ की तरफ, साउथ से निकल रही हो नॉर्थ की तरफ जा रही हो, तो इनसाइड कैसे होगा, लाइंस की तरह होगा, पैरेलल लाइंस। तो इन्होंने ये बताया, आज समझ। आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग, कौन से वाले में मिसिंग है। अच्छा, फूड चेन कैसे खाते हैं, बकरी ने घास को खाया, शेर ने घास को खाया, ये तो कंप्लीट फूड चेन है। अच्छा, हमने इनकम्प्लीट देखना है, प्लैंक्टन। अच्छा, ये फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन क्या होता है, ये पानी में रहने वाली बॉडीज हैं। ये किसके लिए, पानी में छोटे छोटे रहने वाले एनिमल्स के लिए यूज होता है, और ये प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो इनको इन्होंने खाया, फिर स्मॉल फिश, लार्ज फिश, तो ये तो ठीक है, ये तो सीक्वेंस ही चल रहा है, वो तो खाए जा रहे हैं। अच्छा, ये वाला क्या आ गया, टाइगर, टाइगर घास स्नेक फॉग। अच्छा, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को खाने वाला ही नहीं है, फिर हालांकि ऐसा होता है, जो भी है, फ्रॉग को खा जाएगा स्नेक। अच्छा, ये वाला होगा स्नेक, हाँ, स्नेक को कौन खाएगा, इससे तो शेर थोड़ी ना खाने आ जाएगा, तो ये वाला होगा, ये वाला आंसर ठीक है, मतलब ये वाला आंसर गलत है, यानी इसमें तो कोई पहली चीज़ घास को खाने वाला ही नहीं है। जब घास फूसी नहीं कोई खाएगा तो सेकंड वाला तो यहाँ पहले से ही वो खत्म है। हाँ सोच, अगर डायरेक्ट भी खा लेगा तो फिर भी घास को खाने वाला कोई है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ समझ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज द मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, हाँ, जब आप फिजन पढ़ते हैं ना, फिजन दो टाइप का होता है। फिजन होता क्या है कि जब सेल डिवाइड होके एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, फिजन, अब एक होता है बाइनरी फिजन जिसमें दो डिवाइड हो। बाइनरी फिजन किसमें पाया जाता है, जैसे एमोबा आ गया, समझ, जैसे पैरामेशियम आ गया, ठीक है, जैसे ये आ गया। बट जो मल्टीपल फिजन होता है वो कहाँ पे आपको पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में। ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में आप देख लेना, तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है, क्योंकि प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह, अलग से स्ट्रक्चर भी बना है। तो ये एक सेल बहुत ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होने लग जाता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर टूट के बहुत सारे सेल्स बना सकता है। ठीक है, अच्छा, फिर से जो हमने पहले किया था तो वो है
कौन सी रिएक्शन होगी थी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अच्छा, ब्लू को किस में कन्वर्ट कर रहा है वो, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर रहा है रेड वाले में, यानी कि ये खुद क्या होगा, एसिडिक होगा, यानी जो सॉल्ट हमारा है वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपका यानी अब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, जब रिएक्ट का जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। आज समझ, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता उसके साथ वीक एसिड होता, वो क्या बनता, फिर जो सॉल्ट बनता वो क्या होता, बेसिक इन नेचर। अच्छा, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है रेड, यानी सॉल्ट जो होगा हमारा एसिडिक होगा। तो एसिडिक सॉल्ट होने के लिए जो एसिड चाहिए वो हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, ये तो वीक एसिड आ गया, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन उसके साथ हमें क्या चाहिए, वीक बेस चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस, NH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये याद रखना स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये वीक एसिड आ गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, ये तो हमारा क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। KH भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है हमारा, वीक बेस होता है। तो हमें कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इसका जो सॉल्ट बनता है वो कैसा होता है, एसिडिक। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बस हो गया।